नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आइए आज देखते हैं, पिछले लेक्चर में हमने परासरण दाब को कवर किया था। तो आज परासरण दाब के आगे देखेंगे जो बर्कले हटले विधि बताई थी, उसमें उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो देख लीजिए। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है बर्कले हटले विधि की विशेषताएँ। इस विधि में दाब डालने पर झिल्ली फटने का डर नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आपका ये था कि कौन सी विधि, बर्कले हटले विधि की जो विशेषता है। तो इस विधि में दाब डालने पर झिल्ली फटने का डर नहीं होता और इस विधि में विलयन तनु नहीं होता है और परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। ये हमने पिछली बार बात कर ली थी, चित्र के माध्यम से हमने जो थ्योरी आपको बताई थी, ठीक है ना। और पिछली बार अगर ये पॉइंट नहीं बताया तो याद रखना, परासरण की जो प्रक्रिया होती है उसकी खोज एविन नॉलेट ने की थी, ठीक है। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों। देखिए किसका अधिक होगा और क्यों, रीजन भी पूछा गया है। तो 0.1 एन मतलब यहाँ नॉर्मलता से और लिखा है नमक, तो यहाँ पर एन की जगह एम आएगा। देखिए आंसर के हिसाब से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों, देखिए आप एन भी कर सकते हैं यहाँ पे एम। देखो ऐसा क्यों है वो सुनिए। परासरण दाब को अगर आपको याद होगा अणुसंघ के गुणधर्म में आपको पढ़ाया था। तो परासरण दाब कैसा है, अणुसंघ के गुणधर्म है। और जिस यौगिक की जितनी ज़्यादा कणों की संख्या, आयनों की संख्या ज़्यादा होगी उसका परासरण दाब ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। जब ये टूटेगा तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी कि 2 आयन देगा। जबकि यूरिया जो होता है इसका फॉर्मूला आप याद कर लें, NH2CO NH2 होता है, ठीक है ना। लेकिन ये आयनों में नहीं टूटते यूरिया, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद लिखा है 0.1 एम ग्लूकोज का भी फॉर्मूला C6H12 याद रखना। लेकिन ये भी ग्लूकोज भी आयनों में नहीं टूटता है। तो आयनों में जो टूटेगा कौन, केवल नमक। तो नमक का परासरण दाब ज़्यादा होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि परासरण दाब एक अणुसंघ का गुणधर्म है तथा इन विलयनों में 0.1 एम विलयनों की आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ES आंसर के हिसाब से हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 0.1 एन नमक लिख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है इसी तरीके से, निम्नलिखित में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर चीनी है, तो चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना। सॉरी, तो चीनी भी क्या है, आयनों में नहीं टूटती है। इसके बाद यहाँ पर है कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। तो जब कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा Ca2+ और Cl 2 Cl में टूटेगा, क्योंकि इसके पास 2 Cl है, आप देख पा रहे होगे। ये देखिए इसके पास 2 Cl है और इसके पास कितना, 1 Cl है और 1 Na है, 1 Cl और 1 Na। इसके पास 2 कण हो जाएंगे, आयनों की संख्या 2 हो जाएगी और इसके पास 1 आयन ये वाला, 1 आयन ये वाला। तो जिसके पास आयन ज़्यादा, तो कैल्शियम क्लोराइड में आयन की संख्या 3 है और सोडियम क्लोराइड में आयन की संख्या 2 है। तो आयन की संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसका ही परासरण दाब ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा किसकी है, 3 किसकी है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आंसर आएगा कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आंसर लिखा है कैल्शियम क्लोराइड का परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि विलयन में इसकी संख्या सर्वाधिक होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण के बारे में। तो देखिए प्रतिलोम परासरण क्या है, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की दिशा बदली जा सकती है। यानी कि जब मान लीजिए A से B में कण जा रहे हैं, A से B में जा रहा है, इसके बाद परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आप दाब लगाएंगे कि परासरण की क्रिया रुक जाए। लेकिन दाब जितना लगना चाहिए तो उससे ज़्यादा लगे जाएगा, तो ये जो कण है B से A की ओर आने लगेगा, यानी कि दिशा बदल जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो ये तो ठीक प्रतिलोम परासरण की डेफिनेशन, ठीक है ना। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। अब क्या है, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवलीकरण में किया जाता है। अब देखेंगे हम परासरण दाब के नियम। तो आइए जल्दी से नियम देख लेते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। तो इसके छोटे से डेरिवेशन में कुछ 2-3 नियम है वो याद रखना। पहला नियम क्या है, बायल बांटाप। आप केवल यही नाम ध्यान रखेंगे और पाई समानुपाती C, तब भी काम बन जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं बायल बांटाप क्या कहता है। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, देखो या तो परासरण दाब आप P मान सकते हैं या पाई मान सकते हैं, कुछ भी रहेगा। अगर P मानेंगे तो सांद्रता C के समानुपाती हो जाएगा,
ठीक है, यानी कि बिलियन का परासर दाब P सांद्रता C के समानुपाती होता है। अगर P मानेंगे तो P समानुपाती C, और पाई मानेंगे तो पाई समानुपाती C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया है, P माना है तो पाई माना है तो पाई मान के चलेंगे हम। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ बुक में P माना है, कुछ में पाई मान के चले हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको P लगे परासर दाब P ले सकते हैं। फिलहाल आपको पाई बताया जा रहा है तो पाई याद रखें, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में भी यही आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वान हाफ दाब नियम। तो ये भी एक नियम है। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन रहेगा स्थिर, पर बिलियन का परासरण दाब P उसकी परमताप C के समानुपाती, यहाँ पर परासरण दाब जो लिखा है वो यहाँ पाई लिया है हमने, और परमताप T के समानुपाती होता है, यानी कि पाई जो है वो T के समानुपाती हो जाएगा। तो अच्छा, ये वाला इक्वेशन और ये वाले दोनों इक्वेशन को मिला के लिख देंगे तो पाई बराबर हो जाएगा CT। अब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो पाई बराबर CRT हो गया। R क्या हो जाएगा आपका, R क्या है, गैस स्थिरांक, और इसकी वैल्यू आप याद रखना 0.0821 रखेंगे हम। ठीक है ना, हर जगह जहाँ पर R का मान रखना होगा वहाँ पर 0.0821 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रखा। इसके बाद ये आपका जो निकल के आया था ये, इसके बाद यदि सवाल में मोलों की संख्या n दी जाए तो क्या हो जाएगा, NRCT हो जाएगा, क्योंकि इसमें n और n का और गुणा हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्या रहेगा, इसके बाद थोड़ा सा और देखिए अगर हमें पाई बराबर निकालना तो क्या हो गया, NRCT, C की जगह क्या हो गया 1/b लिख दिया, क्योंकि सांद्रता हम लेते हैं प्रति लीटर में लेते हैं, यानी कि लीटर के व्युत्क्रमानुपाती, तो ले लिया हमने NR, तो NR रहेगा, C की जगह 1/b कर दिया हमने, और T की जगह T। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इसका गुणा कर देंगे पाई का गुणा कर देंगे b में, तो पाई b बराबर हो जाएगा NRT। अब देखिए n क्या, मोलों की संख्या, मोल की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, और भार को हम लिख सकते हैं W और अणुभार को लिखते हैं m, तो n बराबर W बटे m फार्मूला आपका बन जाएगा। तो देखिए n की जगह रख देंगे हम W बटे m, तो n की जगह रखा W बटे m। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कैपिटल T दिया है, लेकिन सवाल में आपको स्मॉल t का मान दिया जाएगा, तो उसमें आपको 273 जोड़ेंगे। इसके बाद आप किसकी, कैपिटल T की वैल्यू रखेंगे, यानी कि स्मॉल t में, जैसे कि ये सवाल में दिया है, स्मॉल t में कितना जोड़ेंगे आप, 273 जोड़ देंगे, तब वो कैपिटल T का मान हो जाएगा। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं लेक्चर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।